हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि क्या आज खास होने वाला है आज की वीडियो में। आज हम लोग पूरी क्लास 6 की जो NCERT ज्योग्राफी है, भूगोल, उसके टॉप 50 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा जो मतलब किताब है, पूरी जो बुक है वो रिवीजन हो जाएगी। हालांकि हमने चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व कराए हैं। पूरा जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उसमें हमने प्रैक्टिस सेट में चैप्टर वाइज MCQ ही सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन्हें देखा है तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए ज़रूर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। एक मैराथन के रूप में इसको लीजिएगा। समग्र पूरी बुक का जो कवरेज है वो आपका होने वाला है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इसमें हमने क्वेश्चंस को लिख रखा है। हालांकि हमारे समझाने का जो तरीका होगा उसमें हम हिंदी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बस लीजिए, एक लंबी यात्रा पे चलने वाले हैं हम सब। तो देखिए है आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, उसमें आपसे तारों के विषय में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्टार्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि तारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है कि ये गैसों के बने होते हैं, और दूसरा, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो तारा होता है ये गैसों का समूह होता है, ठीक है, गैसों का समूह होता है, और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, इनके पास अपना खुद का अपना प्रकाश होता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य भी एक तारा है, और देखिए उसके प्रकाश से जो ग्रह है हमारी पृथ्वी वो प्रकाशित होती है। साथ में जो अन्य ग्रह हैं, वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं, वो सारे ग्रह भी सूर्य जो कि एक तारा है उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट दूसरे में क्या कह रहे हैं कि इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जो कि एकदम गलत बात है। ये स्टेटमेंट किन के लिए सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट ग्रहों के लिए एकदम सही होगा, ठीक है। तो जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी, सूर्य, सॉरी सूर्य नहीं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सारे जो आपको ग्रह देखने को मिलते हैं, इनके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है ना अपना प्रकाश होता है। ये किसी ना किसी तारे, एग्जाम्पल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। तो दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज्यादा एक एक पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्कस तो करेंगे ही, मतलब उतने डीप लेवल पे जाकर हम लोग एक्सप्लेनेशंस नहीं देखेंगे जितना हम लोग इसके पहले देखते रहे हैं। क्यों, क्योंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पूरा का पूरा NCERT का क्लास 6 एकदम समाप्त करना है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट होगा वो तो बताएंगे ही। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो ध्रुव तारा है ये किस दिशा को मतलब कि दर्शाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम। तो उत्तर तो आपको साफ साफ दिख गया है कि जो नॉर्थ दिशा है ना, नॉर्थ, ये ध्रुव तारे नॉर्थ दिशा के सूचक होते हैं। हमारे NCERT में नहीं, हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ध्रुव तारे हैं अगर आप वहां से खड़े होकर के किसी स्टार की तरफ देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर के इस स्टार को देख रहे हैं तो आपके और स्टार के मध्य जो कोण बन रहा है, आपको समझ लेना है कि आप पृथ्वी पर उतने अक्षांश पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पुराने समय में लोग सूर्य मतलब कि जो ध्रुव तारा है इनको दिशाओं के ज्ञान के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है हमारे एग्जाम्स में। तो पहले तो इसका उत्तर ही जान लीजिए कि ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो पाए जाते हैं। चलिए इसको हम आपको ना सोलर जो है हमारा उसमें दिखाते हैं। तो सोलर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं उसमें आप देखेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो ये देखिए, ये है एक प्यारा सा चित्र, ठीक है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है क्या, हमारे जो सौर मंडल है उनका, ठीक है। तो सौर मंडल का मुखिया जो है वो कौन होता है, सूर्य। सारे के सारे जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के ही रोशनी से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो पिंड हैं ये हैं ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है।
चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। पृथ्वी ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, हम सब इस बात को जानते हैं, ठीक है। वीनस ये है शुक्र, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ये है मार्स यानी कि मंगल। जो मार्स है यहाँ पे जीवन की संभावनाएं जताई जा रही हैं, ठीक है। ये है जुपिटर, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है जुपिटर। यही देखिए दूसरा है सैटर्न, जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं यानी छल्ले पाए जाते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा हमारे सौर मंडल का ग्रह है, ठीक है। और आगे आपको क्या जानना है, पृथ्वी और क्या था, पृथ्वी हमने बता दिया, वेनस भी बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताएंगे, सैटर्न भी बता दिया। मरकरी, ये देखिए मरकरी है बुध, ठीक है। ये जो बुध है ना, ये सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे नजदीक सूर्य के जो है वो है बुध। इसको ना क्रम से पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आता है कौन बाद में, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए इसको हम लोग ना एक दूसरे आते हैं। तो ये देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की ही पीडीएफ है, उसमें ये वाला मैप दिया है, बहुत प्यारा सा, इस वजह से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि सूर्य का जो परिवार है वो दिया गया है। यहाँ देखिए ये तो हमारे सूर्य देवता हैं, हम सब समझ रहे हैं, ठीक है। क्रम से आपको देखना है, क्रोनोलॉजी हमसे पूछी जाती है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताइए, ठीक है। तो बढ़ता इट मीन्स जो सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो सबसे लास्ट में हो जाएगा, और घटता यानी कि जो सबसे क्या होगा बताइए जरा, कुछ आप भी बताइए। बढ़ता घटता इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ क्यों बताएंगे। खैर चलिए यहाँ पे देखिए सबसे नजदीक सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। ये आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, इसको अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। बुध के बाद अपना आता है शुक्र, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विनस कहते हैं, ठीक है। तो मरकरी के बाद विनस आएगा। बुध शुक्र के बाद आता है अपना प्यारा पृथ्वी, ठीक है, ये देखिए ये है पृथ्वी अपनी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। एस्ट्रॉइड्स जो है ये देखिए यही है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो कि आपको मंगल और बृहस्पति के मध्य देखने को मिल रही है। मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसी वजह से मैप दिखा रहे हैं, वरना क्वेश्चन करा के निकल लेते आगे। बृहस्पति के बाद आपको देखने को मिलेगा सैटर्न, जो कि सेकंड जो है लार्जेस्ट ग्रह है हमारे सौरमंडल का। सैटर्न के बाद आप देखिए यूरेनस, और यूरेनस के बाद आपको देखने को मिलेगा नेपच्यून, ठीक है। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, एक ग्रह था प्लूटो, क्या था प्लूटो, उसे 2006 में जो एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन होता है 2006 में, उसने इसको जो है कहा कि भैया जो मतलब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ग्रह कहलाने के लिए, वो क्वालिफिकेशंस प्लूटो में नहीं है, अर्थात अब वो जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं तो बार बार कवर नहीं करते, ये वाला मैप दिखाना ज़रूरी था, इस वजह से हमने इसको दिखाया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है ट्विंस वाला, कि विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये किसको कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो शुक्र है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊष्मा किस कटिबंध में प्राप्त होती है, ठीक है। यद्यप मैंने इसको ना बहुत अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से समझाया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज में, यहाँ आप बस ये देखिए कि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ कहाँ पे शीत कटिबंध, कहाँ पे उष्ण कटिबंध, कहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है। चलिए सपोज दैट हमने माना, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तब ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। वैसे तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी आकृति ज्वाइड है, ठीक है, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको ऐसे देखना है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये है बीचों बीच से जो गुजरती है, इसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। उत्तर में जो है उसे हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर, और दक्षिण में जो है उसे हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण दोनों ही साइड कुछ अन्य काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, और ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग अक्षांश कहते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको अक्षांश और देशांतर ही बता देती हूँ, ठीक है। ये सपोज दैट हमारी प्यारी पृथ्वी है, इस पे ये जो लेटी हुई आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं इन्हें हम लोग अक्षांश कहते हैं। वहीं आपने कुछ रेखाओं को ऐसे खड़े खड़े देखा होगा, जाके ग्लोब पे देखिए, अगर ग्लोब नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करिए, ठीक है। ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड अर्थात क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो देशांतर की बात कर रहे हैं कि अक्षांश की, अक्षांश की बात कर रहे हैं, यानी कि लेटी हुई रेखाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, मिटाने वाला इसमें नहीं है क्या,
चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाते हैं। आगे देखिए ये क्या हो गया, वो ये है नॉर्थ और ये है साउथ। हमने देखा कि 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है और ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं उन्हें जाने रहिए। 23.5 डिग्री उत्तर में जब आप जाएंगे, ये है 23.5 डिग्री उत्तर और इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। उसके ऊपर में जाएंगे तो कलर चेंज कर करके बनाऊं, ये है हमारी 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर और इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। फिर बचा हमारा ये ध्रुव, जो 90 डिग्री उत्तर में ध्रुव है, उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सेम जो प्रोसेस है वो आपको दक्षिण में भी मतलब की करना होगा। ये देखिए 0 डिग्री के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 के बाद जो 66.5 तक आती है, सब डिलीट हो गया सॉरी, एक सेकेंड, अब इसे रीडन नहीं किया जा सकता, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बनाती हूँ, ठीक है। तो उत्तर वाला हमने देख ही लिया था, अब हम लोग दक्षिण में देख रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे, ठीक है, ये है 66.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और ध्रुवों पे जब आप आ जाएंगे तो ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि 90 डिग्री जो दक्षिण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमें ये बताने का काम करती हैं कि कौन से एरिया में कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। हम लोग सामान्यतः 3 तरह से टेम्परेचर को डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हमारा उष्ण कटिबंध है, यानी कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं, उसे हम लोग टॉर्रिड जोन कहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसे मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया हुआ है, तो देखा जरूर करिए हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो, ठीक है। आगे देखिए हमारी पृथ्वी का ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। ये जो आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है, इसी हिस्से को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन इट मीन्स उष्ण कटिबंध, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या देखने को मिलता है? गर्मी देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं जब आप इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य का जो इलाका है, ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये इलाका, चाहे उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। इस वजह से इस इलाके को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। वहीं आप जब ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 66.5 डिग्री से आप जब उत्तर में जाएंगे, तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव, और जब दक्षिण में आएंगे तो ये है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ का जो इलाका है ये बहुत ठंडा होता है, इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर टाइम बर्फ जो है वो जमी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, क्या? साइबेरिया, हाँ वही है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। मैं आपको एनिमेशन में दिखा देती हूँ, 1 सेकंड में देख लीजिएगा कैसे टॉर्रिड जोन कौन सा इलाका है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा ग्लोब है या हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे देखिए ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है ना, यही है, क्या है? टॉरिड जोन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो इलाका है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे आप इसको देखिए, देखने को आपको मिल रहा है ना, यही है टॉरिड जोन, ठीक है। तो उत्तर वाला ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दक्षिण वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हो गया, हमने इसका उत्तर देख लिया, उष्ण कटिबंध। अन्य जो है उन्हें आपको पता होना ही चाहिए। ये जो शीत कटिबंध है ये क्या है? तो 66.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर का इलाका और 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण का जो इलाका है वहाँ पे शीत कटिबंध मिलेगा। बचा हमारा शीतोष्ण, तो 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर के मध्य का इलाका और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण का जो इलाका है वो है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। आगे देखिए, ये लंदन की ग्रीनविच रेखा की बात हो रही है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच 0 डिग्री एंड इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है।
कुल मिलाकर के भारत देश की जो देखिए, आपने एक रेखा का नाम सुना होगा, लंदन की ग्रीनविच रेखा, सुना है कि नहीं? हालांकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो सुना होगा, बहुत अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। मैंने एक इसका अपने व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, उस पर भी वीडियो बना के समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा है कि देशांतरी रेखा है, तो ध्यान रखिएगा ये देशांतरी रेखा है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी को लंदन के ग्रीनविच के गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा का नाम दिया जाता है, ठीक है। इससे जो है ना टाइम जोन का पता चलता है, ठीक है, कि कहाँ पे कैसा टाइम होगा। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये भी हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। 0 डिग्री के पूर्व में जितने भी क्षेत्र होंगे, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ का जो मतलब कि क्या होगा, वहाँ पे सूर्य पहले निकलेगा, और जब सूर्य वहाँ पे पहले निकलेगा, क्योंकि सूर्य हमारा पूर्व में निकलता है, तो जब सूर्य जो है वहाँ पे पहले निकलेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो प्लस में होगा, और इसके पश्चिम में, लंदन के ग्रीनविच के पश्चिम में आप जो देखेंगे वहाँ पे टाइम माइनस में होगा। हमारे भारत देश की जो मतलब कि तो हमारे भारत देश का जो मानक समय है, ठीक है, क्या है मानक समय, ये चूंकि लंदन के ग्रीनविच से हम लोग पूर्व में है, ठीक है। अब पूर्व में भी कहाँ पे है हमारा, जो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर जो भी आप जानते हो वहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व से है, ठीक है। इस वजह से आप देखेंगे कि लंदन से हम लोग प्लस में होंगे, और कितना प्लस में होंगे, तो 5.5 घंटे प्लस में होंगे। कितना? 5.5 घंटे प्लस में होंगे। अर्थात अगर लंदन में 12 बजे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा? जाहिर सी बात है शाम के 5:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा इनसे आगे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कैसे ये निकाला जाता है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र मतलब एक तरीका होता है निकालने का। उस तरीके को आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग एक एक पॉइंट इतना डिटेल में समझाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ध्यान रखिएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? लैटिट्यूड्स आर पैरेलल सर्किल, यानी कि जो अक्षांश हैं ये समानांतर वृत्त हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैप में दिखा देते हैं। ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर की बात। ये सारी जो मतलब कि नीली कलर से रेखाएं हैं, यही सब देशांतरी रेखाएं हैं, ठीक है। और जो आपको ये गोल्डन कलर से रेखाएं मिल रही हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर हैं। एकदम समझ आ रहा है कि नहीं? और क्या याद रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें अब अगर आप 0 से 90 डिग्री के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके मध्य, इनकी जो लंबाई है ना अक्षांश रेखाओं की, वो क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर ही होती है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। एकदम दिमाग खोल के बैठिएगा इस क्लास में। वहीं अगर हम देशांतरी रेखाओं की बात करें, ये जो ब्लू कलर में रेखाएं हैं, ये सब देशांतरी रेखाएं हैं। देशांतरी रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे के समानांतर आपको दिख रही हैं कहीं से भी? मुझे तो नहीं दिख रही। ध्यान रखिएगा कि इनके मध्य की जो दूरी है ना, ध्रुवों पे जाकर के एक हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? ध्रुवों पे एक हो जाती है। और वहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे घटती है, बढ़ती है। क्या बता रहा है क्वेश्चन? देखिए, कह रहे हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अरे भैया, बढ़ नहीं जाती, घट जाती है। देखिए ना, आप यहाँ से चले और यहाँ आ गए तो एक ये जो 90 डिग्री पे जब आप आ रहे हैं तो इन दोनों के मध्य कोई दूरी ही नहीं बचेगी, अर्थात शून्य हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे आप देखोगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य की दूरी शून्य हो जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। तो इस वजह से दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। क्या हो जाएगा सही? कि केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था 82.5 डिग्री पूर्व है, ठीक है। यानी कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है, भारत का जो मानक समय है, जो कि हम लोग मिर्जापुर या नैनी जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको लगा के आइएगा, वहाँ से गुजरती है। और ध्यान रखिएगा कि ये 82.5 डिग्री पूर्व है। यही कारण है कि हमारा जो लंदन से समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्योंकि हम लोग एक तो पूर्व में है और ऊपर से 82.5 डिग्री पे हैं, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक का जो अंतर है वो तय करना होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो पृथ्वी की गति है वो क्या कहलाती है? तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड
पाथ इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि देखिए पृथ्वी जो है ना उसकी दो तरह से गति होती है। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी वो दो तरह से गति करती है। एक तो वो अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये इसी पे चक्कर लगा रही है। ये जो अपने ही अक्ष पे घूमने का काम कर रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण दिन और रात जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो दिन और रात क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। लेकिन पृथ्वी की एक दूसरी गति है जो कि सूर्य, सपोज दैट ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर से दीर्घ वृत्ताकार जो मार्ग है उसमें मतलब कि चक्कर लगाती है, और पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगा रही है, इस मतलब कि पथ को हम लोग क्या कहते हैं, पथ तो हमने बता ही दिया। इस घूमने की जो प्रक्रिया है इसका नाम होता है परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, सूर्य भगवान जी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने हमेशा से बताया, फिर से बता रही हूँ। मंदिर में जब हम जाते हैं तो गर्भगृह की परिक्रमा कराई जाती है। तो गर्भगृह में जो भगवान जी हैं उन्हें हम केंद्र में रख करके उनके चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो क्या है, वही तो है परिक्रमा। तो वैसे ही सूर्य जो है वो केंद्र में है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थात ये परिक्रमा कर रही है सूर्य की। और कौन सी दिशा है मैंने आपको बता दिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की गति कौन सी, जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रहती है। तो सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है भैया वो रिवोल्यूशन है। क्या है, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण है। और अगर अपने ही अक्ष पे घूमे तो वो घूर्णन है। और रिवोल्यूशन से क्या होता है, जैसे हमने बताया घूर्णन से दिन और रात की घटना होती है, वैसे ही रिवोल्यूशन से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो ठंडी गर्मी बरसात आप देखते हैं ये पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ही होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी ही घूमती रहती है अपना। अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि सूर्य की जो सीधे किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं। तो विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये जो है बसंत और शरद विषुव की बात हो रही है कि और कुछ। चलिए, कह रहे हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर, हाँ भैया यही हो जाएगा। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पे सीधी पड़ती हैं, ये भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे कि दिन और रात जो है वो बराबर की स्थिति में होते हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नहीं जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें गलती से जो है शायद कर्क और मकर कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो इक्विनॉक्स है यानी कि जो इक्विनॉक्स की घटना है ये आपको कब देखने को मिलती है, जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और दिन और रात जो है ये बराबर होने की स्थिति में आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये तारीख कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 बार ये घटना घटती है। ठीक है, साल भर में। आगे देखिए, किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी होगी, या समुद्र, अभी देखिए ठंडी का सीजन चल रहा है ना, ठीक अभी ठंडी है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, मतलब अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश में है, और अगर गोलार्ध में अगर आप देखेंगे देशांतर के हिसाब से तो पूर्वी देशांतर में है। तो अभी हमारे यहाँ देखिए क्या कैसा मौसम है, इस समय एकदम ठिठुरती हुई ठंडी पड़ रही। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब कि सॉरी दक्षिण भारत नहीं, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश होंगे वहाँ पे इस समय क्या पड़ रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी। क्या पड़ रही होगी, गर्मी। तो अभी 25 दिसंबर को मनाया जाएगा ना क्या, क्रिसमस। ठीक है, तो हमारे यहाँ यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में ठंडी में मनाया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, तो ये आपको पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मिलेगा। अर्थात जो त्यौहार हम लोग अपने यहाँ भारत देश में सर्दियों में मना रहे हैं वही त्यौहार उनके यहाँ कब मनाया जा रहा है, गर्मी में। क्यों, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ठंडी का मौसम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो भी देश हैं वहाँ इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ रही होगी। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय चमक रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत, नो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कुछ मतलब क्वेश्चंस में ना ये जो कलर है वो कुछ अन्य पॉइंट्स हो गए हैं, उसको मैं बहुत प्रयास की, वो कलर जो है चेंज ही नहीं हुआ। तो आप लोग कलर कॉम्बिनेशन में मत जाइएगा। ठीक है, हमने सबका जो है आंसर दिया हुआ है और हम खुद जो है क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो कलर वलर को देख करके कमेंट मत करने लगिएगा कि अरे आपने इस कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो वो कुछ हमने हाईलाइट नहीं किया, वो खुद ही हो गया है, मैं उसको प्रयास कर रही थी पर वो हुआ नहीं। ठीक है, चलिए
तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं साइकिल्स ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, यानी कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है ये क्यों होता है, तो भैया रिवोल्यूशन की वजह से होता है। अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में जो परिक्रमण कर रही है उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे जैसा हमने देखा ये जो सितंबर वाला और कौन सा महीना था, ये देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, ये महीना क्या था, इसमें जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट कहाँ पड़ रही थी, 0 डिग्री पे। लेकिन ये देखिए, ये जो 21 जून वाला टाइम है, ठीक है 21 जून, ये सूर्य की जो किरणें हैं ना ये डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कब, 21 जून को। अर्थात जो 21 जून है वो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है समर सोलिस्टिक कहते हैं, यानी उत्तरायणांत कहते हैं। अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर चमकती हैं, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो देश होते हैं वहाँ बहुत भयानक गर्मी पड़ती है। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित देश होंगे वहाँ क्या होगा, सर्दी पड़ेगी। अर्थात जब 5 जून हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ 5 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम लोग अपने जगह की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वही तो है उत्तरी अनांत वाला समय। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य की जो मतलब किरणें हैं वो डायरेक्ट कर्क रेखा पर चमक रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि अब मैप से क्वेश्चन बना हुआ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो मैप हैं, ठीक है, जो हम लोग मैप्स पढ़ते हैं, टोटल 3 टाइप्स के मैप्स हम लोग ओवरऑल पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है थीमेटिक। ठीक है, पॉलिटिकल में हम लोग बाउंड्रीज वगैरह को देखते हैं, कैपिटल, बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें थी। और जो हमारा फिजिकल मैप है इसमें हम लोग नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब देखते हैं। वहीं थीमेटिक मैप में थीम बेस्ड चीज़ों को देखते हैं, जैसे वनों का वितरण हो गया, किसी गांव का सर्वे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब खान वगैरह है, वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं इनका सर्वे करना है, जनसंख्या का सर्वे करना है, तो ये सारी चीज़ें ना थीमेटिक मैप में आती हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। कह रहे हैं कि वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र, ये किसका एग्जाम्पल है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, ये हो जाएगा थीमेटिक, यानी ऑप्शन सी। ठीक, सारे पॉइंट्स को मैंने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है पहले से ही। हम लोग आज तो बस देख रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो मतलब तैयारी की, जो आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की है, उसका कुछ आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, आपको कुछ याद है कि सब भुला गए हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टॉपिक है, इट मीन्स ये जो क्लास है, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अंततः जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा, और जितना मुझे मोटिवेशन आएगा उतनी कंटेंट की अच्छी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। आप एग्ज़ाम को एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, बस आप हमारे साथ विश्वास और धैर्य के साथ लगे रहें। आगे देखिए, जलाशयों को दर्शाने के लिए सामान्यतः कौन से कलर का यूज़ किया जाता है, तो आपने मैप में देखा होगा ब्लू कलर। ठीक है, ये क्या ब्लू कलर है, ये देखिए, ये है ब्लू कलर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से जितने भी पॉइंट आपको दिखते हैं, जितना भी मैप में आपको ब्लू कलर का एरिया दिखता है, हम सब जान जाते हैं कि ये भैया जल से संबंधित है, यानी कि चाहे वो झील होगा, चाहे महासागर होगा, चाहे सागर होगा, क्या मैदान होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर से हम लोग किसको दर्शाते हैं, जलाशयों को दर्शाते हैं। हरे कलर से हम लोग क्या दर्शाते हैं, तो जाहिर सी बात है पेड़ वगैरह दर्शाएंगे। भूरा और पीला, बताइए क्या हो जाएगा, ये पूछा भी गया था, पीला वाला हमारे जो है उसमें 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और मैंने इसको शॉर्ट्स में भी समझाया है, लॉन्ग वीडियो में भी समझाया हुआ है। फ़ौरन आप इसको कमेंट करिए कि भूरा और पीला क्या है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र ये क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं स्मॉल एरिया विथ मोर डिटेल्स, नहीं, जो छोटे पैमाने वाले चित्र होते हैं वो लार्ज एरिया को दर्शाते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल्स। ठीक है, बड़ा क्षेत्र कम विवरण के साथ दर्शाते हैं ये। आगे देखिए, कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमारे सीटेट के द्वारा पूछा जा चुका है। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ मैप, यानी कि कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है। तो टोटल मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो ये पैमाने का आकार नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं हम लोग कि विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, यानी कि पूरे वर्ल्ड में टोटल आप देखेंगे कि 7 जो है वो कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है, कौन कौन से, नाम पता है कि नहीं आपको, तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके साथ साथ आप इसको याद रखिएगा यूरोप, ठीक है, अंटार्कटिका, ये देखो, रुको, अंटार्क, देखो तो गलत मुझे मतलब लिखा ही नहीं रहा है, लग रहा है कि गलत हो जाएगा, छोड़ो अंग्रेजी में लिख देती हूँ। ठीक है, यूरोप,
अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक, और साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप अगर आपसे पूछ लें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है एशिया होगा कि यूरोप, कमेंट कीजिए फ़ौरन, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये तो भैया अपना ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होगा कि यूरोप होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो सारे कन्फ्यूज़न दूर करिए, मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, तब तो दूर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि भैया सबसे छोटा जो है ना, ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। अगर आपको क्रोनोलॉजी में याद करना हो तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद फिर आ जाएगा यूरोप, ठीक है। देखो तो ओहो सब गलत हो जाता है, डिलीट हो जाता है एक साथ। फिर से देखिए, एशिया, ठीक है, एशिया, फिर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आप देखिए अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप, ठीक है, यूरोप, और यूरोप के बाद अपना आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा मतलब एशिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक मैप, मतलब कि वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट मिलेगा। क्या, अफ्रीका। इसी अफ्रीका से आप देखिए कर्क, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या होगी, ऊपर होगी कर्क, बीच में होगी विषुवत और दक्षिण में हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ना केवल सीटेट, ना केवल यूपीटेट, वनडे एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही आपस में, मतलब तीनों ही गुजरती हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा हमारा अफ्रीका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है, ये किस महासागर में है। तो गर्त यानी गड्ढे की बात हो रही है, तो सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी का डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, मेरियाना गर्त में है। और मेरियाना गर्त कहाँ है, तो ये भैया हमारे पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन, अर्थात जिसे हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं वो है। और सबसे बड़ा महासागर भी यही प्रशांत महासागर है। इसकी आकृति ओ आकार की है। हमारे क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे यहाँ टोटल 4 हैं कि 5 जो महासागर हैं वो, तो चलिए फटाफट नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा हमारा पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक, और क्या कोई अंटार्कटिक नाम का भी है क्या, नहीं, हिंद ओशन है। ओह सॉरी, हिंद ओशन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इन चारों का नाम एकदम याद रखिएगा। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर आता है दूसरे पे अटलांटिक, फिर तीसरे पे जो है आर्कटिक आता है कि हिंद आता है, ये आपको बताना है। और फिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, वो है प्रशांत महासागर, जिसमें सबसे गहरा गड्ढा फ्रेंच मेरियाना पाया जाता है, जो कि 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है, ठीक है। फिर वहीं अटलांटिक महासागर, इसकी आकृति यस आकार की है, कई बार ये हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो हिंद महासागर है, इकलौता ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम से संबंधित है, यानी अपने हिंदुस्तान से संबंधित है। आकृति इसकी डब्ल्यू आकार की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। और आर्कटिक तो भैया यहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, हम सब इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। और हाँ ठीक है, इतना ही था। ये भी मुझे याद रखना है कि एनसीईआरटी से इतर ना बताऊं ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आपके काम की चीज़ें वही हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। और बाकी बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आपका टाइम बेवजह ना जाए, ठीक है। आप वही चीज़ें देखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ना नॉलेज लेने के चक्कर में जो पढ़ना है उसको मत स्किप कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की ज्ञान वाली बातें नहीं बता रही हूँ कि मैं दुनिया भर का ज्ञान भर दूँ, कोई मतलब की बात नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान का कूड़ेदान नहीं बनाना है दिमाग को, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत बड़ा सिलेबस है सीटेट का। कह रहे हैं विच गैस कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ सब बताइएगा, जब बताइएगा तभी आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ को क्लिक करेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो वायुमंडल में किस गैस का परसेंटेज सर्वाधिक है, तो हमारे वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है भैया, वायु, अर्थात मतलब कि गैस है। तो गैसों से बना हुआ जो मंडल है वही तो है वायुमंडल। तो इसमें आपको बहुत सारी गैसें मिल जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, रेडान, ठीक है। तो इस तरह की जो गैसें हैं वो मिल जाएंगी। और इन सब में भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बाबू बिल्कुल नहीं, फिर तो हम लोग उबल रहे होते ना नहीं, ये नहीं होगी। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन, और लगभग 78% मिल जाती है। दूसरे पे आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो दूसरे पे कौन सा है, ऑक्सीजन आता है, एकदम याद रखिएगा, एकदम दिमाग में मतलब कि फिट करके रखिए। ऑक्सीजन ये प्राणवायु, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं, जीवनदायी गैस कहते हैं। पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जो ऑक्सीजन है वो जीवन का परिणाम है, या ऑक्सीजन की वजह से
जीवन संभव हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पहले जीवन आया पृथ्वी पर, उसके बाद ऑक्सीजन आई, अर्थात क्या, जो ऑक्सीजन है ना वो जीवन का परिणाम है, ठीक है। अगर जीवन न होता, पृथ्वी पे जीवन न होता तो ऑक्सीजन गैस ना होती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वरना आप सोच सकते हैं ना कि ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जीवित हैं, अर्थात पहले ऑक्सीजन गैस आई होगी उसके बाद मानव आए होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, पहले मानव आए, या ये कहें, सॉरी मानव नहीं कहेंगे, मानव तो बहुत बाद में आए हैं, पहले पृथ्वी पर जीवन आया है उसके बाद ऑक्सीजन आई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको ना पता हो, तो आप इसको ना अपना ज्ञान व्यान अगर दिखाना हो तो पूछ लीजिएगा किसी से, ठीक है। और अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो अपनी बेइज्जती मत कराइएगा। चलिए आगे देखिए, फिलहाल के लिए मजे की बात है ये। तो सबसे ज़्यादा जो है ये नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन ये हमारी प्राणवायु है। नाइट्रोजन ये पृथ्वी में जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, हम लोग बहुत बार ये शब्द चर्चा में सुनते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जब हमारे यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब ये हमारे वायुमंडल में 0.28% पाई जाती थी। औद्योगिकरण के बाद ये 0.03% हुई, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी आप देखेंगे 0.04% ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में हो गई है, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कॉज जो है वो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो आर्गन है ये आप देखेंगे तो मतलब कि बल्ब वगैरह होते हैं ना, उसमें ये गैस भरी जाती है ताकि उसमें जो तंतु होते हैं वो मतलब जल्दी ना टूटे। कुल मिला के आर्गन गैस बल्ब वगैरह में भर दी जाती है ताकि उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा टाइम तक चलती रहे। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपको ना जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि चलो मिलान करना है कि क्या मतलब कि किससे मैच करेगा। एक साइड आपको मंडल का नाम दिया गया है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ठीक है। तो टोटल जो है ये जो हमारा जीव मंडल है, ठीक है, जीव मंडल, इसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो ये सी जीव मंडल के ये तीनों हिस्से हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, तो जाहिर सी बात है जो स्थल से संबंधित होगा वो हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है, यानी कि सॉलिड पोर्शन है दरअसल, सॉरी। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ जो है वो है पृथ्वी का ठोस भाग, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, तो ये गैस की परतें हो जाएगी, ठीक है। तो गैस जो आप समझ ही रहे हैं, वायु इट मीन्स गैस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यही सही होगा। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो मतलब जल होता है, तो जल मंडल ये जल का क्षेत्र कहलाएगा, अर्थात जो समुद्र वगैरह है वो। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा कि 1 का A, 2 का B, 3 का C, ठीक है। मैं यद्यपि प्रयास कर रही हूँ बहुत फटाफट कराऊँ, फिर भी क्लास स्लो ही चल रही है, क्योंकि अगर कुछ समझाऊँ ना तब भी मज़ा नहीं आता। कह रहे हैं द डोमेन ऑफ लाइफ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी कि वो सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वही तो है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता रही थी मैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना जो हमारा भारत देश है, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा भारत देश है, कुछ ज़्यादा ही वीआईपी बन गया, ठीक है। तो ये है हमारा भारत देश, चलिए ठीक है, आप समझ लीजिएगा। इसके यहाँ पे आपने देखा होगा श्रीलंका लटका रहता है, ठीक है। देखिए मैप में फटाफट देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि विच स्ट्रेट, ये जो कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट है, इसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि। तो दो जो है मेनलैंड को अलग करने के लिए जल का जो सकरा भाग होता है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं, और भारत तथा श्रीलंका के मध्य आपको पाक जल संधि देखने को मिल जाती है, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि पाक स्टेट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, और भी कुछ अन्य जल संधियाँ बताई हुई, जैसे बेरिंग जल संधि बताए थे, ठीक है। बेरिंग जल संधि फटाक से कमेंट कीजिए, बेरिंग जल संधि किन के मध्य है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि आप बताओ फटाक से कि द हिमालय एंड द आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो बताइए हिमालय और आल्प्स ये किसके उदाहरण हैं, क्या ये पर्वत हैं भ्रंशोत, क्या ये ज्वालामुखी हैं, क्या ये वलित हैं, या फिर पुराने वलित पर्वत है, ठीक है। तो यहीं से आपको याद रखना है कि टोटल 3 टाइप्स के पर्वत पाए जाते हैं, एक तो वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर। जाहिर सी बात है हमारा जो मतलब कि हिमालय है, और साथ में जो यूरोप का आल्प्स पर्वत है ये वलित पर्वत है, और वो भी कौन सा, जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का ये एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इसको मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशन में समझाया था कि कैसे ये एशियन और यूरेशियन, जो यूरेशियन और
अफ्रीकन प्लेट है वो आपस में टकराती हैं, जिससे तथित सागर का जो मलबा है वो ऊपर उठ जाता है और वही आज हमारा हिमालय के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये सब मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, डिटेल में चीज़ें आपको जाननी है। बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन चाहते हैं कि आपको लगे कि हाँ इस बार तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो सारे मेरे प्रैक्टिस सेट देखिए, रेगुलर देखिए, ठीक है। और ये क्लास ना डेली 11 बजे होती है सुबह, ठीक, तो टाइम भी एकदम याद रख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो टेबल लैंड है, ये इसकी बात हो रही है कि विच लैंड फॉर्म इज नोन एज द टेबल लैंड, यानी कि वो कौन सा स्थल रूप है जो मेज की आकृति का होता है। ऊपरी जो हिस्सा है उसका वो मेज की आकृति का सपाट टाइप का होता है। तो क्या पर्वत होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हो जाएंगे प्लेटू यानी कि पठार, ठीक है। पर्वत तो ऐसे होते हैं ना, चोटी उनकी चोटी होती है, नीचे वाला एरिया वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि बड़ा होता है। और मैदान तो भैया प्लेन्स हैं ही, वैली हम सभी जानते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी होस्ट कहते हैं, बात तो ठीक है। कह रहे हैं द लोवर्ड ब्लॉक इज कॉल्ड ग्रैबन, तो हाँ नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबन कहते हैं। दोनों ही पॉइंट्स अपने आप में एकदम सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सब मैंने बताया ही है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम सभी जानते होंगे कि यांगसी जो नदी है ये कौन सी कंट्री में प्रवाहित होती है, बताइए। क्या ये साउथ अमेरिका है? बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। साउथ अमेरिका में एक नदी बहती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? अमेजन, ठीक है। बहाव क्षेत्र के मसले में या बहाव क्षेत्र के मामले में आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के मामले में देखेंगे तो अफ्रीका में एक नदी बहती है, ठीक है। अफ्रीका में एक नदी बहती है जिसे हम लोग कहते हैं नील नदी, ठीक है। नील नदी, तो नील नदी का वरदान मिश्र आप सबने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो अफ्रीका की नील नदी ये लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, बहाव क्षेत्र के हिसाब से अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लेकिन और ये ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है मरले डर्लिंग, ठीक है, मरले डर्लिंग तो इसको लोग बहुत मज़ा ले लेके बताते हैं, डार्लिंग मर गई वगैरह टाइप का। तो ध्यान रखिएगा कि जो यांगसी रिवर है ये बाबू चाइना में बहती है, कहाँ पे? चाइना की है, ठीक है। और इंडिया में तो इंडिया के जो है हम सभी जानते हैं 2525 किलोमीटर के साथ जो भारत देश की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो वो है अपनी माता गंगा, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ अन्य लोग हों जो अन्य धर्म को फॉलो करते हों, तो उन्हें बुरा लग सकता है कि माता गंगा, तो भैया हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो हम लोग तो कह ही सकते हैं ना, आप लोग मत कहिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर के इशू मत बनाइएगा। चलिए आगे देखिए, तो गंगा है। वैसे आपने पढ़ा होगा ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भैया ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है वो भारत देश में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में आपसे देखिए पर्वतों के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप उससे पिघले हुए जो मैग्मा है उनके जमने से जो पर्वत बना है वो आपको बताना है। क्या इसमें बताइए, माउंट किलिमंजारो है, अरावली, यूराल या फिर अपलेशियन? क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है अरावली बिल्कुल नहीं होगा, माउंट किलिमंजारो होगा। कहाँ पे है? तंजानिया में है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है और ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। ये जो अरावली है ये भैया बचे खुचे अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। माउंट आबू शायद इसकी हाईएस्ट पीक है ना, ठीक है। और अपलेशियन नहीं, ये देखिए यूराल जो है ये प्राकृतिक बाउंड्री जो है ये बनाता है किसके मध्य? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य जो है ये प्राकृतिक बाउंड्री मतलब प्राकृतिक बाउंड्री बनाने का काम करता है यूराल पर्वत, ठीक है। आगे देखिए आपसे पूछ रहे हैं भगवान देखो तो भगवान याद आ रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? तो ठीक है, भारत जो है वो मतलब कि चतुष्कोणीय आकृति में है। उसको आप देखिए तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अलग अलग रूपों में जानते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उत्तर में आप कश्मीर या लद्दाख जो भी मानना चाहें, वैसे तो लद्दाख मानिए, ठीक है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवाइड हो गया है तब से सबसे उत्तरी जो इलाका है वो कश्मीर न रह करके क्या हो गया है? लद्दाख हो गया। तो लद्दाख से इधर कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? कश्मीर में है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो इलाका है उसकी बात आप देखें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इसकी जो क्या है लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। और इधर अरुणाचल प्रदेश का कीविथु क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कीविथु, ठीक है। और इधर गुजरात का क्या है? गुहार मोती, क्या है? गुहार मोती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मतलब कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी वाला इलाका है
ये और साथ में किबुथु से गुहार मोती वाला जो इलाका है, इसे ही हम लोग अपने भारत देश का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कहते हैं। यद्यपि थोड़ा अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इतना ही जाने रहिए, काफ़ी है। लेकिन आपको अन्य पॉइंट्स भी जानने चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, ये हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। वहीं आप पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती है। ये जो जम्मू कश्मीर है, इसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। और ये कन्याकुमारी है जो दक्षिणतम बिंदु है। हालांकि माना जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग, जो यहाँ पे एक हमारा द्वीप है, आपको ये पता है कि नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे हमारा एक मतलब लैंड था, जो कि दक्षिणतम बिंदु माना जाता था, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। और आपको याद रखना है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण में भारत का जो विस्तार है, ये कितना है? ये 3200 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 3200 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? ये मेरे ख्याल से 2900 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में, विच लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो गुजरने का काम करती है वो है भैया कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। टोटल 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। और 8 स्टेट्स को याद रखने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार सॉरी, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, ठीक है। तो याद रखिएगा, मित्र से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, ठीक है। क्वेश्चन में ना ये जो माँ है, इसको लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं कि मणिपुर है या फिर मिजोरम है, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम है, मणिपुर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? ये, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारे भारत देश को दो मतलब कि भारत के बीच से गुजरती है, कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो भारत को कितने भौतिक भागों में डिवाइड किया गया है? ये एनसीईआरटी का जो है उसके हिसाब से टोटल 6 हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से जुड़ी हुई? तो भारत देश जो है ना, वो टोटल अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो किन के साथ शेयर करता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक्स होती है, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। क्या? बचपन में एमबीए किया, आप सबने जरूर याद किया होगा इसको, बचपन में एमबीए किया। तो टोटल 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, जल यानी वाटर बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर बाउंड्री तो हमारी मालदीव्स और श्रीलंका से शेयर होती है, लेकिन जो हमारी मतलब कि लैंड बाउंड्री है, यानी ज़मीन का जो हिस्सा है जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, वो कौन कौन से हैं? बचपन से क्या हो जाएगा? बा से बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा सीमा इसी के साथ हमारी लगती है, ठीक है। दूसरे पे चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और ये केवल कहने के लिए है। यम से हो जाएगा म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे कम बाउंड्री 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर था, अब जब से बंटवारा हो गया है वो लद्दाख के साथ उसकी बाउंड्री शेयर होती है। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए पश्चिमी घाट, जो हमारा दक्षिण भारत है, वैसे मुझे दक्षिण भारत का ही मैप बनाना आता है, ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत है, आप देखिए ये क्या है? द्वीप है। कैसा है? द्वीप नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या है? ये प्रायद्वीप है, ठीक है। द्वीप और प्रायद्वीप अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रायद्वीप क्या होता है कि लैंड का वो एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप देखिए, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी है, और दक्षिण में आपको हिंद ओशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रायद्वीप है। इधर वाला जो है समुद्र का जो तट है, इसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। इधर वाले को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वही आपसे कह रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट है, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है, इन्हें किस अन्य नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम लोग सह्याद्री कहते हैं। तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है सह्याद्री और हिमाद्री में, तो ध्यान रखिएगा, हिम से हिमालय, अर्थात हिमालय का जो है मुख्य हिमालय, उसे हम लोग हिमाद्री कह देते हैं, लेकिन सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे केरल का एक तट है जिसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। हमने आपको मानसून वाले में बताया था कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ मानसून की एंट्री होती है, ये इसी मालाबार तट पे होती है, ठीक है, जून के पहले सप्ताह में। और दक्षिण में तमिलनाडु का एक तट है, कोरोमंडल तट, जहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और ये जो नीलगिरी है ना, ये जो नीलगिरी है, ये ट्राई पॉइंट पे स्थित है। यहाँ पे किसके किसके? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु इनके ट्राई पॉइंट पे, यानी कि 3 राज्यों की सीमा पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो ये भारत देश में, ये हमारा भारत देश, इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर है अरेबियन सी। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो इस साइड प्रवाहित होती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा। लेकिन जो नदियाँ इस साइड प्रवाहित होती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और उसमें आप देखिए कौन सी हो जाएंगी, तो गोदावरी और कृष्णा बिल्कुल नहीं होंगी, नर्मदा और तापी, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो नर्मदा और तापी है वो अरेबियन सी में अपना जो पानी है वो विसर्जित करती हैं और साथ में क्या बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। वहीं आप देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये भारत देश का, या ये कहें कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ऑप्शन इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी नर्मदा और तापी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली, ठीक है, जो अब क्या बन के रह गया है, अब अवशिष्ट है ना, ठीक है, क्या है, अवशिष्ट बन के रह गया है, ठीक है, घिस पिट के अपरदन के कारण केवल और केवल कुछ बचा खुचा हिस्सा रह गया है। और विंध्य, सतपुड़ा ये सब नहीं होगा, हिमालय भी बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, तो अभी जो हम लोग मैप देख रहे थे ना, ये जो भारत देश का जो प्रायद्वीप हम लोग बनाते हैं, इधर जो अरेबियन सॉरी इधर जो वे ऑफ बंगाल है, इधर साइड आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस साइड जो ऑफ अरेबियन सी देखते हैं यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अरब सागर है इसमें है हमारा कोरल आइलैंड लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि कोरल्स से बने हुए हैं, और इधर है हमारा अरेबियन सी में, देखो बार बार अरेबियन सी आ रहा है, सॉरी, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, और इसमें आपको मिल जाएगा हमारा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार में बहुत सारी जो है जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि इस टॉपिक में नहीं है, मतलब क्लास 6 में नहीं है, क्लास 7 में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो हिमालय है उसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो बृहद हिमालय है उसे किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यही तो है हिमाद्री, ठीक है। और ये जो पार हिमालय है जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसकी रेंजेस पूछी जाती हैं, क्रम से पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जस्कर, और ये है पीर पंजाल। इसे उत्तर से दक्षिण में लगाने का आता है क्रम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल, ठीक है, क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पवनें भारत में क्या लाती हैं भैया, तो वही तो है मानसूनी, मतलब कि जो हवाएं हैं जो भारत में वर्षा कराती हैं, और ये है क्या एग्जैक्टली, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, यही तो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। और केरल का जो मालाबार तट है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है इसी से। और ये जो मानसून है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इस साइड से बे ऑफ बंगाल से, एक शाखा अरेबियन सी से प्रवेश करती है हमारे भारत देश में। उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। वैसे ये है अपना प्यारा सा भारत, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ मैं दिखाती हूँ, ये जो प्यारा सा अपना भारत है, ठीक है, ये ही तो है, क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये क्या है, ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, और ये दक्षिण में जो है ये है हिंद महासागर। इसी बे ऑफ बंगाल में देखिए क्या है, अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये जो है यहाँ देखिए ये है केरल, ठीक है, इस केरल में क्या है, मालाबार तट है। हमारे यहाँ जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो ऐसे ही आती हैं, ठीक है, केरल में टकराती हैं और घनघोर बारिश कराती हैं, इन्हें हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अगर आप दिशाओं के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है। तो आप देखिए ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इन दोनों के मध्य यानी कि इस तरह से जो हवाएं आ रही हैं इन्हें तो हम लोग दक्षिण पश्चिम ही कहेंगे ना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा कराती हैं, और ये जो शाखा है, ठीक है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हैं ये दो शाखाओं में डिवाइड होती हैं, एक अरेबियन सी से और दूसरी बे ऑफ बंगाल से, इस तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान से एकदम रट लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो हवाएं हैं ये समुद्र से स्थल में प्रवेश की और देख रहे हैं बढ़िया घनघोर बारिश कर रही हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये अरेबियन बार बार उल्टा हो जाता है, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, ठीक है। ये एक शाखा इधर गई, एक शाखा इधर गई, और भारत में घनघोर वर्षा कराई, ठीक है। अब ये समझ जाइएगा एआई से बनवाया हुआ है तो कुछ तो उल्टा सीधा हो ही जाएगा। इसमें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये भी याद रखना है कि जो हवाएं हैं, देखो तो कलर चेंज करूं, ये समुद्र से स्थल की ओर बह रही हैं, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है, यही चीज़ें अगर एग्जाम में बन जाती हैं तो, ठीक है। आगे देखिए,
कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स मैं आपको बहुत पिन पॉइंट करके बता रही हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न है, आप भैया लेक्चरर नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है? आप ना बच्चों को ही पढ़ाने के लिए पेपर देने जा रहे हो, तो आपको इन सब की बहुत छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, इनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, किस मौसम में पौने कह रहे हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती, ठीक है? हमने देखा समुद्र से स्थल की ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून में पौने बह रही थी, ठीक है? अब आपसे कह रहे हैं कि चलो बताओ पौने जो है वो स्थल से समुद्र की ओर कब बहती हैं, ठीक है? तो दिशाएँ बदल गई। तो ध्यान रखिएगा कि जब ऑटम होता है समय, यानी कि शरद जो ऋतु होती है, उसमें आप देखिए मॉनसून के लौटने का समय होता है। मैं आपको बता रही थी ना कि जो भारत देश का तमिलनाडु है, वहाँ पे है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पे ये जो सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है, ये कब होती है? इसे लौटते हुए मॉनसून से होती है, ठीक है? तो उस समय जो हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं? पवनें जो हैं वो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है? ये हमारा स्थल है, यहाँ से समुद्र की ओर होती हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है? एकदम ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कहना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम या चेरापूंजी, ठीक है? बात एक ही है, आपको जो भी ऑप्शन मिले वो लगा के आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मौसिनराम, वैसे आप चेरापूंजी ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि है दोनों एक ही जगह, और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जो वर्षा है वो यहीं पे होती है, ठीक है? कहाँ पे है? मेघालय में। और मेघालय कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? फिर कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तीनों मैंने आपको बताया, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है। अब आपसे कह रहे हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है बाबू एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन, ठीक है? तो उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले जो वन हैं उन्हें हम लोग सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ मिलते हैं? वही पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वहीं पे, ठीक है? पर्वतों पे आपको पर्वतीय वनस्पति मिलेगी, और ये पर्णपाती कहाँ मिलेंगे? अब बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि विच वेजिटेशन सेट्स इट्स लीव एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सी वनस्पति वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? बताइए कौन है जो एक निश्चित टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर पे नीम है तो नीम का जो है ना पतझड़ का सीजन आता है, और उस समय वो अपनी पत्तियां गिरा के नए जो कपोले हैं वो निकालती हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या वो उष्णकटिबंधीय होगा? क्या वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होगा, या कटीली, या फिर मैंग्रोव? तो इन सब में ये सब नहीं होगा। कम से कम जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डिस्यूडियस या पर्णपाती तो लिखा ही होगा। पर्ण मतलब पत्ते निकाल रही हैं, वही तो है, पतझड़ का मौसम आ गया है, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारे यहाँ नीम का पेड़ है, बहुत गुस्सा आती है, बहुत सारा कूड़ा निकलता है झाड़ू लगाने पे ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा ट्रॉपिकल डिस्यूडियस, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये एक निश्चित समय में, कौन से समय में? तो वही जो पतझड़ वाला मौसम आता है उसमें अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, ठीक है? बताइए मैंग्रोव वन कहाँ पनपते हैं या कहाँ पे पनप सकते हैं? तो मैंग्रोव मतलब आपको पता है, मैंग्रोव इट मीन्स होगा जहाँ पे खारा पानी होगा ना, उसी को। हमारे यहाँ देखिए चिल्का एक मैंग्रोव झील है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो वही चीज़ है। कह रहे हैं कि मैंग्रोव वन कहाँ पनप सकते हैं? क्या स्वीट वाटर में? बिल्कुल भी नहीं। सलाइन वाटर में? हाँ एकदम सही हो जाएगा। प्रदूषित में? बिल्कुल नहीं। स्नो में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सलाइन वाटर, यानी खाने पानी में, खारे पानी में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सलाइन वाटर है यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी जो मैंग्रोव वाटर लेक है वो है चिल्का लेक, ठीक है? कौन सी है? चिल्का लेक, जो कि आपको कहाँ मिलती है? उड़ीसा। और उड़ीसा कहाँ है? ईस्टर्न तट पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लिपर्ड्स आर फाउंड इन, यानी जंगली बकरी और हिम तेंदुए ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है ये वहीं पाए जाएंगे। हिम मतलब बर्फ, जहाँ बर्फीला इलाका होगा। तो क्या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होगा, यानी कि जो दक्षिण भारत है इधर पाया जाएगा? पश्चिमी या पूर्वी घाट में? बिल्कुल भी नहीं। गिर वन में? नहीं, गिर वन में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। गिर वन में मैंने आपको बताया था कि जो एशियाटिक लॉयन है, ठीक है, एशियाटिक लॉयन ये पाए जाते हैं। याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 1973 में बाघ परियोजना आई थी, टाइगर। चलिए बताइए, तो मैं भी देखूं कितना कंफ्यूज होते हैं आप लोग। रेगिस्तान, तो भैया रेगिस्तान में तो ऊंट पाए जाते हैं, उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, हमने आपको बताया ही था। गिरवन मैंने आपको बता दिया। पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है इसमें तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। बचा क्या? तो जो भैया हिम से संबंधित है तो हिमालय ही तो होगा ना, हमारे यहाँ जो हिमालय है वहीं पे तो हिम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि हिम तेंदुए, जंगली बकरी, ये सब हिमालय वाले क्षेत्र में मिलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए।
लकड़बग्घा है क्या, लोमड़ी है, तो भेड़िया है। नहीं बाबू, ये सब नहीं होगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है, शेर लेकर के परेशान मत हो जाइएगा, वरना एशियाटिक लॉयन लिखा रहे तो आप उसे एशियाटिक लॉयन को मान लीजिएगा। नहीं, ये बाघ है। ठीक है, टाइगर, तो वो जो टाइगर है वही है बाघ। ठीक है, और ये परियोजना चलाई गई थी इसको बचाने के लिए 1973 में। कब? 1973 में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए गुजरात का जो गिर वन है, ठीक है, तो गुजरात का जो इधर गुजरात है सपोज दैट, तो यहाँ पे ना गिर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गिर गिर इलाका। आप लोगों ने गाय का नाम सुना होगा, गिर गाय, गिर गाय। तो वो जो गिर गाय है ना, उनका ओरिजिन यही गिर से ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो गिर है, गुजरात का गिर, ये किसका निवास स्थान है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एशियाई शेरों का है। ठीक है, ये सब नहीं होंगे। हाथियों का जो सबसे ज़्यादा मतलब कि देखने को मिलता है वो केरला और कर्नाटक में मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा गुजरात में ही क्या है, कक्ष। ठीक है, तो रन ऑफ कक्ष, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रन ऑफ कक्ष, यहाँ पे खर पाए जाते हैं। खर जो है वो जंगली गधों का नाम है। ठीक है, आगे देखिए, खरदूषण। फिर देखिए सर्सल रीजन का क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एकदम सही बात है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 3/4 पे इसके पानी का जो हिस्सा है वो मिलता है। तो पृथ्वी के 71% से अधिक भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। हाँ, एकदम सही बात है, यही कारण तो है कि हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आसमान से यानी अंतरिक्ष से देखने पे हमारी जो पृथ्वी है वो सर्वाधिक मात्रा में जल होने के कारण पीली कलर की दिखती है क्या? नहीं, नीली कलर की दिखती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, कि दोनों कथन और कारण सही है, और जो ए है उसकी एक्सप्लेनेशन आर के द्वारा की जा रही है। सही जोड़ी आपको मिलाना है। कह रहे हैं यूराल ये ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ज्वालामुखी के फूटने से जो मलबा जमाता है उससे बना हुआ है। वासजेस कह रहे हैं भ्रंश से उत्पन्न हुआ है। किलिमंजारो वलित पर्वत है। आपको सही जोड़ी बताना है। अभी तो हम लोग किलिमंजारो देखे थे कि ये वो कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत था। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो फुजियामा भ्रंशोत पर्वत कह रहे हैं, और ये फ्यूजियामा है कहाँ, जापान में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। वॉसजेस, ये उत्तर सही है कि वॉसजेस जो है ये ब्लॉक माउंटेन है। यूराल ये ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, पता कीजिए। कह रहे हैं कि मानचित्र में पठारों को दर्शाने के लिए कौन सा रंग उपयोग किया जाता है। 2024 का क्वेश्चन है ये, मैं जो अभी आपसे पूछ रही थी कि बताइए। ठीक है, तो उत्तर जाने रहिए, भूरा, हरा, पीला या फिर नीला। नीला हमने देखा जल होगा। ठीक है, भूरा और पीला तथा हरा, इन्हीं में ही। हरा भी हमने आपको बता दिया, पानी सॉरी पेड़ पौधे वाला होगा। ठीक है, मैदान वाला। बचा क्या अपने पास, भूरा और पीला। तो बाबू याद रखिएगा, येलो जो कलर है ना, ये हमारे यहाँ पठार को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पठार किससे दर्शाए जाते हैं, येलो कलर से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का परिवर्तन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। ठीक है, गलत लिख दिया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। ठीक है, ये जो डबल हो जाता है वो सेकंड है। तो ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सी है, वरना डी पे आप मत चले जाइए, ये वाला उत्तर मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, कौन सा है। पृथ्वी तो हाँ भैया जानते हैं हम लोग ग्रह हैं, शनि भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है। चंद्रमा कब से ग्रह होने लगा, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि जो चंद्रमा है ना ये पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक है, तो बस हो गया। टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। आप PYQs उठा के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपने हमारे पूरे प्रीवियस जो हमने 11 सेशन अभी तक लिए हैं, 11 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कराए हैं। डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा हो कि अब टाइम जाने वाला है वो लोग स्किप करके जा सकते हैं, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेली 11 बजे, ठीक है, डेली 11 बजे हम लोग सीटेट के जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल और केवल SST की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा फेंकने वाली लड़की नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट करवा दूंगी। नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं, SST मेरा सब्जेक्ट है, SST अच्छे से करवा दूंगी। और जो पेपर 1 के लिए अगर आप लोग EVS देखना चाहें तो वो अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, बाकी PYQs कुछ PYQs हमने ऑलरेडी सॉल्व करा के दे दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और अगर किसी भी तरह की
आपकी डिमांड है, हाँ, इस तरह की जो है परिवर्तन इस तरह का सेशन में होना चाहिए, या आप मतलब जो भी चाहते हैं, कंटेंट की क्वालिटी कुछ भी चीज़ हो, आपके मन में किसी भी तरह का आप सजेशन देना चाहें तो आपके सजेशन का हमेशा वेलकम है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशन को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। आप देखेंगे कि पूरे यूट्यूब पर कंटेंट की क्वालिटी के मामले में फिर कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, ये ख़राब है, ठीक है? जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, केवल वही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और एनसीईआरटी ये मस्ट है, आपको एनसीईआरटी के इतर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पेपर 2 को एक ही बार में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है? और मैंने भी एक ही बार में, और आप लोगों को हो सकता है भरोसा ना हो कि मेरा सेमेस्टर चल रहा था जिस टाइम पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और मेरा एक ही बार में हो गया था। तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं। हमने डेली डेली जो मतलब कि 150 क्वेश्चंस होते थे उन्हें प्रैक्टिस करते थे, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है 60 क्वेश्चंस इसकी भी प्रैक्टिस करते थे। तो लगातार प्रैक्टिस ही आपको सीटेट में पास करा सकती है, और जितनी फीस है सीटेट की ना, मैं तो कहूँगी एक ही बार में हो जाए तो बहुत सही है। चलिए फ़िलहाल के लिए एक पॉज़िटिव वे में अपनी चीज़ों को लेकर के चलिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आप हमारे साथ 11 बजे जुड़ करके जो भी मन में डाउट हो उसे पूछ लिया करिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ वगैरह के लिए, उसमें हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसको दे दिया है। ये पीडीएफ जो हमने रिकॉर्ड की है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल वो जो जुनून पढ़ाई का है टेलीग्राम वाला, उस पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, ठीक है?